हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम हेयर टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बेहतर होंगे और तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की चल रही होगी। दोस्तों, एसएससी जीडी की इस सीरीज़ में प्रीवियस ईयर मैथ्स की आज 24 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को लिया है मैंने। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि 2021 में गणित के सभी प्रश्नों का शिफ्ट वाइज हल मैं आप लोगों को करा रहा हूं। डेली एक शिफ्ट क्रम से ले रहे हैं। जो भी शिफ्टें हमें मिल रही हैं, ठीक है, उनका डेली मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं आप लोगों को मैथ्स का। और इसके साथ ही डेली शाम को मैथ्स की क्लास और सुबह 6 बजे रीजनिंग की एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर सेम टू सेम ऐसे ही क्लास करवा रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक रीजनिंग वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप इनकी सालू पीडीएफ चाहते हैं तो सालू पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे वीडियो के तो टेलीग्राम लिंक आपको मिलेगा और डायरेक्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसका सालू पीडीएफ पूरी क्लास का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलने पर एक व्यक्ति को 10 मिनट की देरी हो जाती है। उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता है? यानी कि अगर उसकी सामान्य चाल 7 थी, वह 6 की स्पीड से चला। स्पीड जो है पहले 7 थी, वह अगर 6 की स्पीड से चला तो उसे 10 मिनट की देरी हो रही है। और दोस्त देखिए, दूरी अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के अपोजिट होता है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 6/7 हो जाएगा। पहले 6 टाइम लग रहा था तो अब 7 यूनिट का टाइम लग रहा है। अब उसे 1 यूनिट देर हो रही है, 1 यूनिट ज़्यादा टाइम लग रहा है। और 1 यूनिट बराबर कितना है? 10 मिनट है। 1 यूनिट बराबर कितना है? 10 मिनट है। अगर वह व्यक्ति सामान्य चाल से चल रहा होता तो उसे कितना समय लगता? 6 यूनिट टाइम लगता। और 6 यूनिट बराबर दोस्त कितना होगा? 60 मिनट होगा। और 60 मिनट कितना होता है? 1 घंटे के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड 1 आवर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रूमी एरिका द्वारा अर्जित वेतन से 40% अधिक वेतन अर्जित करता है। रूमी एरिका और यहां पर कौन है? चार्ल्स। रूमी एरिका द्वारा अर्जित वेतन से 40% अधिक। अगर एरिका यहां पर 100 वेतन अर्जित कर रही है तो रूमी कितना करेगा? 140। और चार्ल्स एरिका द्वारा अर्जित वेतन से 60% अधिक वेतन, तो चार्ल्स कितना कर रहा है? 160 अधिक है तो 160 यहां पर अर्जित कर रहा है। चार्ल्स द्वारा अर्जित वेतन रूमी द्वारा अर्जित वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? रूमी से कितना अधिक है चार्ल्स का? तो रूमी और चार्ल्स का अगर यहाँ पर रेशियो बनाया जाए, रूमी और चार्ल्स कितना होगा? 140 अनुपात 160। 0 से 0 कैंसिल, 2 सती 14, 2 अट्ठे 16। कितना ज़्यादा है? 1 यूनिट ज़्यादा है। 7 में से गुणे 100 कितना आ जाएगा? 7 एक कम 7, 3 इधर 3 और 7 चौको 28, फिर आएगा 2, 7 एक कम 7 दूनी 14 और बचेगा कितना? 6 और फिर 7 अट्ठे 56, फिर 4 बचेगा। इस तरह से यहाँ पर 14.28 करके कुछ आएगा। ठीक है, अब जो भी आएगा यह परसेंट 14.28 या किसके आसपास है? 14.29 के आसपास है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद कुछ आएगा तो एक बढ़ा करके 9 हो जाएगा। यह किसके बराबर आएगा? 14.29% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। बाकी अगर देखें ऑप्शन 2 तो 14.9% है, जो कि पूरी तरह से गलत होगा। अगर यहाँ पर 14.3% होता तब भी हमारा ऑप्शन 14.3 सही होता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, 16 सेंटीमीटर त्रिज्या और 36 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धातु के एक शंकु को पिघलाकर प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार के गोलों की संख्या ज्ञात करो। कितने गोले टोटल होंगे यह बताना है। देखिए, अगर कोई भी चीज़ पिघला करके बनाई जा रही है या फिर किसी चीज़ में कुछ मटेरियल भरा जा रहा है तो उसके लिए हमेशा क्या निकालना पड़ेगा? आपको आयतन निकालना पड़ेगा। और शंकु का आयतन क्या होता है? सबसे पहले तो शंकु का आयतन पता होना चाहिए।
शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। और यहां पर क्या दिया गया है, गोला, गोले बनाए जा रहे हैं, तो गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन बराबर 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर देखें 16 सेंटीमीटर की त्रिज्या है शंकु की, तो त्रिज्या यानी आर कितनी है 16 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 36 सेंटीमीटर। तो 1/3 इंटू पाई इंटू यहाँ पर क्या है आर कितना है 16, तो गुणे 16 और फिर 16 क्योंकि आर स्क्वायर है, इंटू एच कितना है 36, ऊंचाई कितनी है 36। इसका आयतन बराबर होगा जितने भी यहाँ पर गोले बनेंगे। कितने गोले बनेंगे, तो मान लेते हैं कि गोलों की टोटल संख्या, कितने गोले बनेंगे, मान लेते हैं x गोले बनेंगे, तो x गोलों के आयतन के बराबर इस बड़े शंकु का आयतन होगा। तो x गुणे 4/3 इंटू पाई इंटू आर कितना है 4, 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 चौको 16 से ये 16 कैंसिल होगा, और 4 चौको 16 से यह 16 कैंसिल होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 36 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि गोलों की टोटल संख्या कितनी है, कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो 36 गोले यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हमेशा आयतन बराबर होगा अगर किसी भी चीज को पिघला करके कोई दूसरी चीज बनाई जा रही है तो। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक बैग में 441 रुपए की धनराशि 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात 4:3:2 है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत लोग इसमें परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हो जाते हैं इस तरह के प्रश्नों में, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इनका सरलतम हल निकाल सकते हैं, किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे, समझिएगा 50 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के हैं और 20 पैसे के सिक्के हैं। ये सभी यहाँ पर यूनिट का है पैसे में है। तो 441 जो रुपए है ना, इसे भी पैसे में बदल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 441 पैसे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो इसे 100 से गुणा कर देंगे, 441 इंटू 100, तो 441 पैसे, यह इतने पैसे हो जाएंगे टोटल, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि अनुपात इनका क्या है 4:3:2, तो 50 पैसे के 4x सिक्के हैं, 25 पैसे के 3x सिक्के हैं और 20 पैसे के 2x सिक्के हैं, ठीक है। अब इनका गुणा करा देंगे, तो 5 चौको 20, 200x, टोटल यह रुपए होंगे 200x। 25 पैसे के 3x सिक्के हैं, तो रुपए कितने पैसे होंगे 25 3 75x प्लस 20 दूनी 40, 40x बराबर, देखें यहां से 200x प्लस 75x प्लस 40x जितने टोटल हो रहे थे पैसे, 50 पैसे के जैसे 4x सिक्के थे, तो टोटल कितने पैसे हो रहे होंगे 200x, टोटल कितने पैसे हो रहे होंगे 75x, टोटल कितने पैसे 40x, और इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल जो पैसे हो रहे हैं वह कितने हैं 441 पैसे हैं, ठीक है। अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 4 7 4 11 3, 315x बराबर 441 7 से कट जाएगा, 7 चौको 28, 7 पंचे 35, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21 00, 9 से कट जाएगा, 9 पंचे 45, 9 सत्ते 63, 5 से कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है दोस्त 140 आई है, और हमें निकालना क्या है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। 25 पैसे के देखें कितने सिक्के हैं 3x सिक्के हैं, बस 3x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 14 और 14 3 42 यानी 420 सिक्के। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 25 पैसे के कितने सिक्के 420 सिक्के, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार ने पतलून पर 25% की छूट की घोषणा की। उमेश दुकान में गया, वह छूट के रूप में 500 रुपए बचाना चाहता था। यदि प्रत्येक पतलून का मूल्य 250 रुपए है तो ऐसा करने के लिए उसे कितने पतलून खरीदने होंगे। एक पतलून का मूल्य कितना है, 250 रुपए। अब उसको छूट कितने की मिलेगी, इसमें से 25% की, तो इसका 25% बटे 100, या इतने रुपए की छूट प्राप्त करेगा एक पतलून में। तो ऐसे कितने पतलून इसे खरीदने होंगे, मान लेते हैं ऐसे x पतलून या खरीद ले तो इसे टोटल कितनी बचत हो जाएगी, 500 रुपए की बचत हो जाएगी। अब x का मान हमें निकालना है, तो 25 से काट दें, 25 चौको 100, x बराबर कितना आएगा 500, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, गुणे 4 बटे कितना 250, 0 से 0 कैंसिल, 25 दूनी 50, x बराबर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। तो यहां पर 8 क्या है, पतलूनों की संख्या है। कितने पतलून उसे खरीदने होंगे, 8 पतलून खरीदने होंगे अगर उसे 500 की छूट प्राप्त करनी है तो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं डेली आप लोगों से कहता हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट बचता है, आपको कोई भी प्रश्न ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया है या फिर कोई दिक्कत है इसमें, तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कर दीजिए कि मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आया है। मैं उस प्रश्न को और भी उसी तरह के कुछ उदाहरण ले करके आपके लिए एक स्पेशल क्लास बना दूंगा, जिससे कि आपको उस तरह का कोई भी प्रश्न आ जाए, कभी भी डाउट हो ही ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो काम कितना होगा, 20 गुणे 48 काम होगा। इसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। 40 दिनों में पूरा करने के लिए मान लेते हैं x पुरुष लगेंगे इसी काम को पूरा करने के लिए। तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 24, x बराबर 24, यानी यहां पर कितने पुरुष लगने वाले हैं, 24 पुरुष लगने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 92 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही 180 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 60 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। देखिए दोस्त, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं ना। अगर एक ही दिशा में चल रही होती हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में चल रहे हों, तो उनके बीच की जो सापेक्ष गति होती है वह क्या होती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, आप ही देखिए कि अगर यह ट्रेन 92 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और दूसरी ट्रेन 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो जब तक यह ट्रेन 1 घंटे में 92 किलोमीटर चलेगी तो यह ट्रेन कितने किलोमीटर चल लेगी, 74 किलोमीटर चल लेगी। और फिर इनके बीच का गैप कितना आएगा, तो अगर देखा जाए कि इस ट्रेन की तुलना में इस ट्रेन ने कितनी ज्यादा दूरी तय करी है, तो इनके बीच का अंतर ही आ जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रेन के लिए दूसरी ट्रेन की जो गति होगी, इनकी सापेक्ष गति होगी, वह हमेशा क्या होती है, माइनस हो जाती है। अगर एक ही दिशा में चल रहे हों, अगर दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो प्लस हो जाती है। तो जो सापेक्ष गति होगी, स्पीड होगी, वह कितनी आ जाएगी, 92 माइनस 74, तो कितना आ जाएगा 8 और 1 किलोमीटर प्रति घंटे, 18 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बोला जा रहा है कि एक ट्रेन जो चल रही है वह दूसरी ट्रेन को 60 सेकंड में पार करती है। जो टाइम है वो कितना है, 60 सेकंड। टाइम यहां पर सेकंड में दिया गया है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, 18 से 18 कैंसिल, कितना आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। स्पीड कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम कितना है, 60 सेकंड। ठीक है, अब यहां पर निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 5 और टाइम कितना है 60, 5 छक्के 30, यानी 300 मीटर। टोटल जो दूरी है ट्रेन द्वारा चली गई वह कितनी है,
300 मीटर है। अब देखिए ट्रेन कितनी दूरी चलेगी, अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर प्लस इस दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई के बराबर, क्योंकि यहां से पार करके इधर आ जाएगी, तो कितनी दूरी चली, ये अपनी लंबाई के बराबर और फिर इस ट्रेन की लंबाई के बराबर। ठीक है, तो ट्रेन कितना टोटल चलेगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर चलना पड़ेगा एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पार करने में। ठीक है, तो यहां पर एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 180 मीटर है, और दूसरी ट्रेन की अगर लंबाई निकालनी हो तो 300 माइनस 180 कर देंगे, कितना आ जाएगा 120 मीटर, यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई दोस्त कितनी है, 120 मीटर है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक विशाल स्कूल ऑडिटोरियम में यदि शिक्षक प्रत्येक पंक्ति में 16 विद्यार्थी रखते हैं तो 14 विद्यार्थी बच जाएंगे। यदि वे प्रत्येक पंक्ति में 24 विद्यार्थी रखते हैं तो 22 विद्यार्थी बच जाएंगे। यदि वे प्रत्येक पंक्ति में 25 विद्यार्थी रखते हैं तो 23 विद्यार्थी बच जाएंगे। और यदि वे प्रत्येक पंक्ति में 30 विद्यार्थी रखते हैं तो 28 विद्यार्थी बच जाएंगे। स्कूल में उपस्थित विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी है। देखिए यह प्रश्न सेम टू सेम वैसा ही है जैसे बोला जाता है कि किसी संख्या को, कोई संख्या है, उस संख्या को यदि 16 से विभाजित करें तो शेषफल 14 बचता है, यदि 24 से विभाजित करें तो शेषफल 22 बचता है, यदि 25 से विभाजित करें तो शेषफल 23 बचता है, और यदि 30 से विभाजित करें तो शेषफल 28 बचता है। तो बताएं कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिस संख्या को 16, 24 और 25 और 30 से भाग करने पर 14, 22, 23 और 28 शेषफल बचता है। तो जब इस तरह का प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, इनका अंतर निकालते हैं, कितना आया 2, और यहां पर भी अंतर कितना है 2, अंतर कितना है 2। जब सब में समान अंतर आ जाए ना तो हमें क्या करना है, 16, 24, 25 और 30 का एलसीएम निकालना है और उसमें से 2 माइनस कर देना है, बस हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं, 16, 24, 25 और 30, 2 से विभाजित करेंगे, 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24, 25 और यहां पर कितना आ जाएगा 15। 3 से विभाजित कर लें, 8, 3 चौको 12, 25, 3 25 15। तो यहां पर देखिए 4 और 8, क्योंकि अब 4 से अगर हम विभाजित कर ले तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 25 और 5। ठीक है, अब देखिए यहां पर बचा क्या क्या है, 2 3 गुणे 4, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कितना 2 और गुणे 25, और 25 में ही 5 भी समाहित होगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 और 5 चौको 20 यानी 200, 2 3 6, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 1200। तो दोस्त इनका जो एलसीएम है वह कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, और 1200 में से 2 घटा देंगे, कितना आएगा 1198। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या है, 1198 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 1625 की रुपए की धनराशि पर 2 अलग अलग स्रोतों से 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों के बीच 32.50 का अंतर है, उनकी ब्याज दरों के बीच अंतर ज्ञात करो। 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज का अंतर कितना है, 32.5। 1 वर्ष का अंतर कितना होगा, क्योंकि साधारण ब्याज है हर वर्ष बराबर मिलेगा ना, तो 1 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याजों के बीच का अंतर कितना होगा, 5 से भाग करेंगे, 5 छक्के 30 और 5 पंचे 25, 6.5 का अंतर होगा 1 वर्ष का। और राशि कितनी है दोस्त, 1625। तो इनके बीच जो प्रतिशत में ब्याजों का अंतर है वह कितना होगा, 6.5 बटे 1625 गुणे 100। ठीक है, यहां पर दशमलव हटाया, इधर 0 खिलाया, 0 से ये 0 कैंसिल, 13 से काटेंगे, 13 25 65, 13 कम 13 और 3 13 दूनी 26, 6 13 25 65, 125। 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर से 5 से कटेगा, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10
और 2/5, 2/5 का मतलब क्या होगा 0.4%, 5 चौको 20। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए इनके ब्याजों के बीच का अंतर दिया गया है 5 वर्षों का। अगर 1 वर्ष का निकालें तो 6.5 होगा। 1 वर्ष का ब्याज का अंतर कितना होगा 6.5। अगर उसे प्रतिशत में देखें तो 6.5 बटे मूलधन गुणे 100 कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने के बाद इसे 455 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए एमपी ज्ञात करना है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य में 30% की छूट दी जा रही है, बराबर बेचा जा रहा है 455 में। 0 से 0 कैंसिल, 7 छंग 42, 7 पंचे 35। एमपी बराबर कितना आ जाएगा 650 रुपए, और ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए बोला क्या जा रहा है कि अंकित मूल्य पर छूट दी जा रही है 30% की, और छूट देने के बाद बेचा जा रहा है 455 में। तो अंकित मूल्य कितना है मान लेते हैं कुछ भी, तो अंकित मूल्य कितना है एमपी है मान लिए इसे, और 30% की छूट दी गई। दोस्त अगर 30% की छूट दे देंगे तो कितने में बेचेंगे 70% में बेचेंगे। और फिर जब यह बिक्री मूल्य आ गया है तो यह किसके बराबर है 455 रुपए के बराबर है। तो यहां से एमपी कितना आ जाएगा 650 रुपए आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यह त्रिभुज कैसा होगा देखें, क्योंकि दो भुजा कैसी है बराबर है 8 और 8, यह भुजा कितनी है 12। इसका मतलब यह त्रिभुज कैसा है समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर त्रिभुज में एक लंब डाल दिया जाए तो यह इसकी क्या होगी हाइट होगी, और यह दो बराबर भुजाओं में इस आधार को बांट देगा। इसका मतलब यह आधार कितना होगा 6। अगर यह 6 है यह 8 है तो यह भुजा कितनी होगी 8 अट्ठे 64 माइनस 6 छाके 36। पाइथागोरस लगा देंगे ना, यह 90 डिग्री एंगल है, यह हाइट है, तो हाइट बराबर क्या होगा यानी लंब बराबर क्या होगा। अगर यह लंब है यह आधार है यह कर्ण है, तो लंब बराबर क्या होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हाइट क्या आ जाएगी √8 अट्ठे 64 माइनस 6 छाके 36, कितना आ जाएगा 8 और 5 में से 3 गया 2। इस 28 को क्या लिख सकते हैं 4 सतह 28 होता है तो 2√7 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 सतह 28। h बराबर कितना आया 2√7, 2√7। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब 1/2 गुणे आधार कितना है, यह पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो ये आधार की लंबाई कितनी है दोस्त 12 है, और गुणे ऊंचाई कितनी है 2√7। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा 12√7 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है, इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे ऑफ, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4/4 कितना होगा 1। तो यहां पर क्या बचेगा लास्ट में +1 बचेगा। इसके पहले देखते हैं तो 3 9 27 और 9 चौको 36, कितना आ जाएगा 36। 36 1 कितना होगा 37 होगा। ऑप्शन 1 यहां पर सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, एक मशीन X 4 घंटे में 1000 वोल्ट और दूसरी मशीन Y 12 घंटे में 1000 वोल्ट का उत्पादन कर सकती है। X और Y मशीनें एक साथ अपनी अपनी नियत उत्पादन दर पर 1000 वोल्ट का उत्पादन कितने घंटों में कर सकती हैं। देखें अगर आप 1000 का यूज कर रहे हैं तो प्रश्न थोड़ा सा कठिन बनेगा, और अगर इसी की जगह पर आप केवल इतना समझ लें, आपको प्रश्न जैसे क्या दिया जाता था कि एक मशीन X 4 घंटे में एक कार्य को कर सकती है, दूसरी मशीन Y 12 घंटे में उसी कार्य को कर सकती है, दोनों मिल करके
उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तब यह आपके लिए आसान प्रश्न हो जाता था। तो बस यही इसमें मेथड अपनाएंगे। x जो है वह कितने घंटे में 4 और y कितने घंटे में 12 घंटे में उसी कार्य को कर सकती है। तो उसी कार्य को करने के लिए इसकी क्षमता क्या होगी 3 और इसकी क्षमता क्या होगी 1, दोनों मिल करके कितने समय में करेंगे तो 3 1 4 बराबर 3 घंटे आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क बटे क्षमता कितना समय लगेगा 3 घंटे लगेगा। अगर हम इसे जिस तरह से दिया गया है 1000 मान करके ही करें कि 1000 बोल्ट 4 घंटे में बना रही है तो x की क्षमता क्या होगी 1000 बटे 4। x की क्षमता क्या होगी, x 1 घंटे में कितना काम करेगा 1000 बटे 4 और y 1 घंटे में क्या कार्य करेगा 1000 बटे 12। अब अगर इन दोनों की क्षमताओं को जोड़ लिया जाए तो कितना होगा 12 एलसीएम हो जाएगा, 4 तिया 12 यानी 3000 प्लस 1000 तो कितना आ जाएगा 4000 बटे 12। यह इन दोनों की मिला करके क्षमता है। और अगर 1000 वोल्ट का उत्पादन करना है तो 1000 बटे 4000 बटे 12 है तो 12 चला जाएगा ऊपर, 0 0 0 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 तिया 12 कितना आ जाएगा 3 घंटे आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि आपको इन सब का यूज करना ही नहीं है, आपको सीधे सीधे क्या सॉल्व करना है कि x 4 घंटे में कोई एक कार्य कर सकता है, y 12 घंटे में उसी कार्य को कंप्लीट कर सकती है, तो दोनों मिल करके उसी कार्य को कितने समय में कंप्लीट करेंगे। बस आपका उत्तर क्या आ जाएगा 3 घंटे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 प्रेक्षणों का औसत 10 था। पहले 5 प्रेक्षणों का औसत कितना है 11 और अंतिम 5 प्रेक्षणों का औसत कितना है 8। तो पांचवा प्रेक्षण कितना था देखें। अब अगर टोटल प्रेक्षण कितने हैं 9, पहले 5 का 11 दिया गया, अंतिम 5 का 10 दिया गया, इन दोनों को जोड़ें तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो क्या 10 प्रेक्षण है, नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो पांचवा प्रेक्षण है उसे 2 बार काउंट किया गया है। एक बार जब पहले 5 लिए गए तब भी पांचवा लिया गया और जब अंतिम 5 लिए गए तब भी पांचवें प्रेक्षण को ऐड कर लिया गया। तो टोटल यहां पर पांचवा प्रेक्षण कितने बार जुड़ गया है 2 बार जुड़ गया है। ठीक है, अगर 9 प्रेक्षण का देखें औसत कितना था 10 था, 5 प्रेक्षण का कितना है 11 है, यानी कितना बढ़ा यहां पर 1 बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा और 5 में से 1 बढ़ा तो 5 एकम 5 प्लस हुआ। यहां पर 2 कम हुआ 10 से तो 5 दूनी 10, यहां पर टोटल कम कितना हुआ माइनस का 10 कम हुआ। ठीक है, अब कितना टोटल कम हुआ या कितना टोटल अधिक हुआ, जो कम होगा या अधिक होगा वही पांचवा प्रेक्षण होगा। क्यों, क्योंकि पांचवें प्रेक्षण को ही 2 बार काउंट किया गया है और उसी वजह से जो परिवर्तन होगा इसके औसत में वह परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर टोटल कितना परिवर्तन हुआ है 5 का। इसका मतलब है कि जो पांचवा प्रेक्षण है उसका पांचवा प्रेक्षण कितना था तो 5 था। ठीक है, अगर इसे बेसिक तरीके से लगाएं तो 9 प्रेक्षणों का औसत कितना है 10 है, टोटल योग कितना होगा इनका 90 होगा। 9 प्रेक्षणों का योग कितना होगा 90 होगा। शुरुआत के 5 प्रेक्षणों का योग कितना होगा 55 और अंतिम 5 प्रेक्षणों का योग कितना होगा 40। इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 95 और इसमें से पांचवा प्रेक्षण 2 बार जुड़ा हुआ है तो इसमें से 9 प्रेक्षणों का औसत घटा देंगे और हमें पांचवा प्रेक्षण मिल जाएगा, कितना आएगा 5 आएगा। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। तो आप इसे चाहें तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड जो है वह यह है, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है ज़्यादा। ठीक है, और इसमें बड़े बड़े प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, डेली जो औसत के प्रश्न आते हैं मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि किस तरह से आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए हुए। ठीक है, बिना बड़ा बड़ा गुणा या भाग किए हुए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। यदि 9 अंकीय संख्या 5y974005x2 72 से विभाज्य है तो x के सबसे बड़े मान के लिए x माइनस 2i का मान ज्ञात कीजिए। x का सबसे बड़ा मान ज्ञात करना है, लेकिन सबसे पहले देखना है संख्या किससे विभाजित है 72 से। इसका मतलब है संख्या 9 और 8 दोनों से विभाजित होगी और 8 से जो विभाजिता का नियम है वह क्या है
कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, मतलब यह जो 5x और 2 दिया जा रहा है यह 8 से विभाजित होना चाहिए। तो x का बड़े से बड़ा मान क्या रख दिया जाए, अगर x की जगह पर दोस्त 9 रख दिया जाए तो क्या होगा, 8 सत्ती 56, हाथ से लगे 3 और 8 चौको 32, यानी x बराबर कितना रखा जा सकता है, 9 रखा जा सकता है। अब 9 से बड़ा मान तो रख नहीं सकते हैं, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि x के सबसे बड़े मान के लिए तो 9 से बड़ा तो मान रखा नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एक ही अंक रखना है। तो x बराबर क्या रख देंगे, 9 रख देंगे, और जब x बराबर यहां पर 9 रखेंगे तो y का मान क्या होगा। अब देखना है कि संख्या 9 से भी विभाजित है, तो 9 से विभाजिता का रूल क्या होता है कि संख्याओं के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो 9 से विभाजित होने के लिए क्या चेक करेंगे, 9 जितना हमको दिख रहा है उतना तो हटा ही देंगे, 7 और 2 9 हो रहा है, ये भी हटा देंगे, 5 4 9 हो रहा है, ये भी हटा देंगे, यहां पर बचा कितना 5, इसका मतलब y का मान क्या होगा, 4 होगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि इनका योग फिर क्या हो जाएगा, 5 और 4 9, और यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब 8 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है, इसका मतलब यह संख्या 72 से भी विभाजित होगी अगर x के मान 9 और y के मान 4 रख दिए जाएं तो। अब हमें मान किसका बताना है, मान बताना है x माइनस 2y का। x का मान कितना है 9 और y का मान कितना है 4, तो 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 650 रुपए और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 754 रुपए है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों साधारण ब्याज है ना, और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर बढ़ता है, तो 3 वर्षों में कितना है 650, 4 वर्षों में कितना मिश्रधन हुआ 754, यानी 1 वर्ष का जो ब्याज यहां पर है वह इसमें जुड़ गया होगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 650, घटा देंगे 754 में से तो कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया 104। 3 वर्षों का ब्याज क्या होगा 3 वर्ष का, तो 3 चौको 12, 3 एकम 3, कितना होगा 312 होगा। अब देखिए 650 जो मिश्रधन हुआ है ना 3 वर्षों बाद, इसमें 3 वर्ष का ब्याज भी तो जुड़ा हुआ है। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है, तो क्या करेंगे 650 यानी मिश्रधन में से 3 वर्षों का ब्याज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 8, 4 में से 1 गया 3 और 6 में से 3 गया 3, कितना आ जाएगा 338 रुपए। और 338 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा क्या जा रहा है, वह धनराशि क्या होगी, यानी मूलधन पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कंपनी में 75% कुशल श्रमिक और शेष अकुशल हैं, तो 75% का फ्रैक्शन बना लेते हैं, कितना होगा 3/4, यानी कि किसी कंपनी में कुशल श्रमिक कितने हैं 3 और टोटल श्रमिक कितने हैं 4, तो अकुशल कितने हैं 1। लेकिन हमें आगे प्रतिशत में कैलकुलेशन करना है ना, यहां पर कुशल और अकुशल का रेशियो बनाएंगे और इधर 2 जीरो खुद से बढ़ा देंगे। तो 300 कुशल श्रमिक हैं, 100 अकुशल श्रमिक हैं किसी कंपनी में। अब जब टोटल 400 श्रमिक होंगे तो इसका 75% कितना होगा 300 होगा, और 25% कितना होगा 100 होगा, ठीक है। 84% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक स्थायी हैं। यदि अस्थायी श्रमिकों की संख्या 150 है तो कंपनी में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है। सबसे पहले तो देखें कि कुल श्रमिक हैं कितने, कुल श्रमिक कितने हैं 300, 400 यूनिट हैं, ठीक है। कितने यूनिट है 400 यूनिट है। अब देखें 84% कुशल श्रमिक स्थायी है ना, तो अस्थायी कुशल श्रमिक कितने हैं 84 घटा देंगे 100 में से 16% आ जाएगा, यानी 300 का 16% अस्थायी श्रमिक है, कुशल श्रमिक है। तो 16 3 48, कितने होंगे 48 होंगे। और यहां पर 28% अकुशल श्रमिक स्थायी है, तो अस्थायी कितने हैं, अगर 28% अस्थायी है तो 72% स्थायी है, यानी 100 का 72% निकालेंगे तो कितना आएगा 72 श्रमिक कैसे हैं
अस्थायी हैं, अकुशल। और दोनों अगर कुशल और अकुशल अस्थायी श्रमिकों को ऐड किया जाए तो कितना होगा, 8 तो 10, हाथ से लगे 1, 7 5 12, 120 यूनिट। और 120 यूनिट बराबर कितने के हैं, 150 के हैं, क्योंकि बोला जा रहा है कि अस्थायी श्रमिकों की संख्या कितनी है, 150 है। तो अस्थायी श्रमिक टोटल कितने हैं, 120 यूनिट हैं, 120 बराबर 150 के हैं। कुल श्रमिकों की संख्या ज्ञात करो, कुल श्रमिक कितना है, 400। तो 400 यूनिट का मान हमें ज्ञात करना है। 400 यूनिट बराबर क्या होगा, 15/12 गुणे 400। 4 से काट देंगे, 100 आ जाएगा इधर, और 4 × 3 = 12 इधर, 3 × 25 = 15, कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। यानी टोटल जो श्रमिक हैं वह कितने हैं दोस्त, कंपनी में 500 हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18, ए, बी और सी की वर्तमान औसत आयु 60 वर्ष है। ए, बी और सी की औसत आयु कितनी है, 60 वर्ष है। तो इनकी आयु का योग कितना होगा, 6 × 3 = 18, 180 होगा। बी और सी की वर्तमान औसत आयु कितनी है, 50। तो टोटल उम्र इनकी कितनी होगी, 50 दूनी 100। ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए बी सी में से बी और सी को घटा देंगे तो ए की वर्तमान आयु निकल आएगी कितनी, 80 वर्ष होगी। और यहां पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्या बोला जा रहा है, अरुण ने 7000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश करी। भरत ने एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश करी। यदि अरुण को प्राप्त मिश्रधन भरत को प्राप्त मिश्रधन के बराबर है तो भरत द्वारा निवेशित धनराशि कितनी थी। दोनों के मिश्रधन बराबर हैं तो दोनों में देखेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज है प्रत्येक वर्ष बराबर लगेगा। तो अरुण को मिलने वाला ब्याज, टोटल ब्याज कितना होगा, 10% है 2 वर्षों के लिए, तो 10 दूनी 20% टोटल अरुण को मिलेगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। और मूलधन कितना है दोस्त, 7000 है। 7000 का 120% मिश्रधन हो जाएगा अरुण के पास। और यह बराबर किसके है, भरत के 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए जो राशि निवेश की गई है उसके मिश्रधन के बराबर है। तो 8% है ब्याज, 5 वर्षों के लिए टोटल ब्याज कितना होगा, 8 × 5 = 40। तो मिश्रधन कितना होगा, 140% होगा। और राशि पता नहीं है तो x मान लेते हैं। x राशि का 140% बराबर है 7000 के 120% के। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 × 5 = 70, यहाँ पर आ जाएगा 500। तो x बराबर कितना आएगा, 12 × 5 = 60 और ये 00। तो कितना आ गया, x बराबर 6000 रुपये। यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर क्या किया, 2 वर्षों का ब्याज टोटल कितना होगा, 20%। तो 20% अगर ब्याज मिल रहा है तो 120 मिश्रधन होगा। ठीक है, 100 में से 20 बढ़ जाएगा। अगर 8 × 5 = 40% ब्याज प्राप्त हो रहा है तो मिश्रधन कितना होगा, 140 होगा। और दोनों के मिश्रधन बराबर है, क्वेश्चन में बोले जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, बराबर कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर 15% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह इसे दोगुने मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए, अगर 100 की वस्तु थी, 15% का लाभ प्राप्त कर रहा था तो बेच कितने में रहा था, 115 में। और कह रहा है कि यदि वह इसे दोगुने मूल्य पर बेचता, 115 के बजाय अब कितने में बेचेगा, 230 में बेचेगा। 115 का दोगुना क्या होगा, 230 होगा। तब इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब ये 100 में से कितना लाभ कमा रहा है, 130 का लाभ कमा रहा है। तो अब इसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया दोस्त, 130% हो गया, क्योंकि 100 में से जितना बढ़ता है उतना ही प्रतिशत काउंट किया जाता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक वस्तु को 12% की हानि पर 3520 में बेचा गया। 18% का लाभ लेने के लिए इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए।
100 थे, एक 12% की हानि यानी 88 में बेचा गया और उसे बेचा कितने में जाना चाहिए, 18% के लाभ में यानी 118 यूनिट में बेचने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो 88 यूनिट बराबर कितना दिया गया है, 3520। तो 88 बराबर कितने के है, 3520 रुपए के है। 11 से काटेंगे, 11 अट्ठे 88, 11 तिया 33, 11 दूनी 22 बराबर 8 चौको 32, 1 यूनिट बराबर 40 रुपए। तो 118 यूनिट बराबर क्या होगा, 118 गुणे 40 रुपए। कितना आ जाएगा, 0। 4 अट्ठे 32 के 2 हाथ से लगे 3, 4 कम 4, 3 7, 4 कम 4, कितना आएगा 4720 रुपए, यानी ऑप्शन 3 यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह क्लासें किसी आपके इष्ट मित्र या फिर किसी को भी हेल्प कर सकती हैं, अगर किसी को एग्जाम देना है एसएससी जीडी का, तो उस तक जरूर पहुंचा दीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन 22 की बात करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात 13:43 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करो। 2:5 दोनों संख्याओं का अनुपात है और कितना हो रहा है, 13:43 हो जाता है। कब, जब दोनों का अंतर 7 हो जाए, दोनों में 7 घटा दिया जाए। अब इसमें क्या लगाएंगे दोस्त, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे। 43 गुणे 7 माइनस 13 गुणे 7, तो कितना आ जाएगा, 7 गुणे 43 माइनस 13, और 43 माइनस 13 कितना होगा, 30 होगा। 3 सत्ते 21, 210 आ जाएगा। देखिए हम करेंगे क्या, 43 को 7 से गुणा करेंगे माइनस 13 को 7 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। बराबर 43 को 2 से गुणा करेंगे और 13 को 5 से गुणा करेंगे और माइनस कर देंगे, तो 2 तिया 6, 2 चौको 8, 86 माइनस 13 25 65, कितना आएगा, 1 2 21 बराबर कितना आया, 210। तो 1 यूनिट बराबर 10। छोटी संख्या पूछी जा रही, छोटी संख्या कौन सी है, 2। 2 कितनी है, ये 20 हो जाएगी। अगर बड़ी संख्या पूछी जाती तो कितना हो जाता, 50। हमसे पूछा गया छोटी संख्या कितनी होगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23, एक कलाई घड़ी 15% लाभ पर 2300 रुपए में बेची गई, लाभ की गणना करो। अब देखें, अगर मान लीजिए कोई वस्तु 100 की रही होगी, 15% का लाभ मिला होगा, तो 100 में से 15% का लाभ मिलेगा तो कितने का लाभ मिलेगा, 15 का। बेची कितने में जाएगी, 115 में, और 115 बराबर कितना है, 2300 है। 115 बराबर कितना है, 2300 है। तो यहां पर 15 यूनिट का मान क्या होगा, पूछा क्या जा रहा है, लाभ की गणना करो। तो 15 यूनिट बराबर क्या होगा, 2300 बटे 115 गुणे 15। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 से कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 रुपए। तो घड़ी का जो लाभ होगा घड़ी को बेचने में, वह कितना प्राप्त होगा, 300 रुपए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया जा रहा है, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 1600 है और लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:9 है। बॉयज एंड गर्ल्स कितनी है, 11 और 9। टोटल इनकी कुल संख्या कितनी है, 1600 है। ठीक है, इस अनुपात को 4:3 करने के लिए विद्यालय में कितने और लड़कों को प्रवेश देना होगा। केवल और केवल किसे प्रवेश देना है, लड़कों को। अगर दोस्त लड़के केवल आएंगे, इसका मतलब लड़कियां तो सेम होनी चाहिए ना। अगर लड़कियां यहां पर 9 है तो यहां पर भी कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। इसके लिए हम इसे 3 से गुणा कर देंगे नीचे वाले को, तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9। इसे हटाएंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 त्रिक का 9 और 3 चौको 12। ठीक है, टोटल यहां पर विद्यालय में छात्र कितने थे, 1600। 11 प्लस 9 कितना होगा, 20। 11 प्लस 9 कितना होगा, 20, और 20 यूनिट बराबर कितना दिया गया है, 1600 के। तो
1 यूनिट बराबर किसके है? 80 के। 1 यूनिट बराबर 80 छात्रों के है और पूछा क्या जा रहा है, कितने लड़कों को प्रवेश देना होगा। पहले 11 यूनिट लड़के थे, अब कितने यूनिट लड़के हैं? 12, यानी कितने यूनिट लड़के बढ़े? 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान क्या आया है? 80 लड़के, यानी कि 80 लड़कों को प्रवेश देना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ आज के। और लास्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से 1 - 1/23 को सरल करने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा बताना है। देखिए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 और 2 × 2 -1, 1 आ जाएगा, बचेगा कितना? 2, यानी 1/2 गुणा, गुणा लगा हुआ है। 3 × 3 -1 2, 2/3 गुणा 4 × 4 -1 3/4, और इसी तरह से गुणा होता रहेगा 4/5, 5/6, 6/7, इस तरह से आगे आता रहेगा। और 23 × 23 -1 कितना आएगा? 22 बटे में कितना होगा? 23 होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से यह संख्या कट रही है, फिर यहां से यह संख्या कैंसिल हो रही है, इसी तरह से 4 से 4 कटेगा, 5 से 5, 6 से 6 सब कट जाएंगे, लास्ट में 22 से 22 भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या लास्ट में दोस्त? 23 बचेगा, और यह सब के सब काहे में है? गुणे में है। तो 1 बटे कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, क्योंकि 1 गुणा कितना बचेगा? 1/23। तो इसका गुणा करेंगे कितना आएगा? 1/23। यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह थे आज के 25 प्रश्न। और आपको यह क्लास कैसी लगी है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर आप क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, सॉल्व पीडीएफ चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ रीजनिंग की जो क्लासेस चल रही हैं, डेली सुबह 6 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। प्रीवियस ईयर 2021 के प्रश्न इसमें भी मैं सॉल्व करवा रहा हूं डेली सुबह 6 बजे। इसकी भी आपको पीडीएफ, सॉल्व पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब करें। और इसके साथ SD यादव बुक का सोल्यूशन मैं करा रहा हूं डेली सुबह 10 बजे। तो अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो उस क्लास को भी जरूर ज्वाइन करिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, और अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।